हुसन आरा कॉलेज में नई नई आई तो आते ही उसने बहुत सी लड़कियों को अपना गर्विदा बना लिया। दरअसल वो बड़ी शौक और चंचल थी। क्लास में उसकी शौकियां दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेती थी। कॉलेज के कुछ मनचले तालिबे इल्मों को भी उसने अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया, जो उसके हुस्न की तारीफ में रुतबुल शान रहते थे। जब कोई फ्री पीरियड होता वो इसकी कुर्बत हासिल करने को इर्द गिर्द मंडलाने लगते, लेकिन इस लड़की का तखील तो आसमान की बुलंदियों में परवाज कर रहा था। और फिर एकदम बहुत सी तवज्जो पाकर वो खुद सताई का शिकार हो गई। इसका ख्याल था इतने बहुत से लोग मुझ पर मरते हैं, जब जिसको चाहूंगी हासिल कर लूंगी। और दूसरी तरफ राशिद भी अपनी मिसाल आप था। वो भी कॉलेज का खूबरू नौजवान था। उसका हुस्न लड़कियों की आरज़ू बन गया था। जिस लड़की से बात कर लेता वो बस हवाओं में उड़ने लगती थी। हुसन आरा भी तो अपने नाम की लाज थी। उसकी सूरत, उसका रख रखाव बेनियाजी, सहाबी नखुवत तो कभी शोखी और शरारत, ऊपर से उसकी बुजला संजी, ये सभी औसाफ राशिद को भी भा गए। इधर राशिद की मर्दाना वजाहत ने इस परी जमाल का दिल मोह लिया और यूं राशिद इश्क के दर का सवाली हो गया। राशिद ने हुसन आरा से वादा कर लिया कि तालीम मुकम्मल होते ही वो उसे अपना बना लेगा। लेकिन तालीम मुकम्मल होते ही हुसन आरा घर में मैसूर हो गई, क्योंकि कॉलेज का दौर तमाम हो गया था और अब वो घर बैठ गई थी। तभी दोनों का मिलना महाल हो गया था। मामू ने बेटी की शादी के लिए तारीख मांगी तो राशिद को होश आया कि उसकी मंगनी बचपन से मामूजाद रिहाना से तय हो चुकी थी। ताहिम उसके दिल में अपनी मंगेतर के लिए मोहब्बत के जज्बात मौजूद न थे, क्योंकि दोनों को कभी करीब आने का मौका ही ना मिला था। बस यही सबब था कि उसके जहन में रिहाना की शख्सियत के कुछ गहरे नक्शो सबत ना हो सके थे, जबकि हुसन आरा के नाजो नखरे, गहरे शौक और कभी ना भूलने वाले थे। राशिद दिल से उसे अपनाना चाहता था, मगर मुलाकात की दुश्वारी ने उसके दिल का करार लूट लिया था। तभी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के रंग फीके पड़ने लगे। इधर घर वालों ने शदीद दबाव डाला तो राशिद को संजीदगी से रिहाना वाले मामले पर सोचना पड़ा। रिश्तेदारी का मामला था। रिहाना सगे मामू की बेटी थी। सभी ने राशिद को समझाया कि इनकार की सूरत में रिश्तेदारी टूट जाएगी। गर्ज वो यूं हालात के शिकंजे में कसता गया कि बिला आखिर एक रोज उसे घर वालों की मर्जी के सामने हथियार डालने पड़ गए। अब इससे यही समझाते और भावर कराते रहते कि मोहब्बत कुछ नहीं, बस एक बेनाम सा जज्बा है। ये वक्ती और जल्द बुला देने वाला जज्बा होता है। हुसन आरा से लगाव भी जज्बात का खेल था और कुछ नहीं। लड़के दिल लगी करते हैं तो वक्त लड़कियों के गाँव पर मरहम रख दिया करता है। देख लेना, हुसन आरा भी जल्द तुम्हें भूल जाएगी। शादी हो जाएगी तो चंद दिनों में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिहाना बीवी बनेगी तो उसकी अदाएं खुद दिल जीत लेंगी। जब हुसन आरा को राशिद की शादी की खबर मिली, उसके दिल का शीशा चकनाचूर हो गया। वो ये सोच भी ना सकती थी कि उस जैसी मनमोहनी को कोई ठुकरा भी सकता है। उसके दिल में रकाबत के अलाव जल उठे। सोचने लगी कि मेरी निस्वानियत और मोहब्बत की तौहीन राशिद ने किस आराम और सुकून से की है कि खुद शादी कर ली और मेरी दुनिया उजाड़ कर ही रख दी। और खुद वो चैन की बांसुरी बजा रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुसन आरा दो आंसू बहाकर दुआ देने वाली ना थी कि कहती मेरा महबूब सदा खुश रहे और खुशियों के फूल समेटता रहे। वो अपनी इस हद तक को कयामत तक ना भुला सकती थी। इंतकाम की आग ज्वालामुखी बनकर उसके वजूद में दहक उठी। हुसन आरा इन दिनों सख्त मुस्तरब थी। एक दिन मेरे पास आई और मुझे कहा कि जब तक मैं रिहाना की जन्नत को उजाड़ ना दूंगी मैं चैन से ना बैठूंगी। मैंने इस बात का तहैया कर लिया है। मैंने अपने तौर पर उसे समझाने की कोशिश की। वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाने से बाज रहे। उससे कहा कि इंतकाम की आग अगर दूसरे फरीक को बर्बाद कर देती है तो इससे पहले इंतकाम लेने वाला खुद अपनी आग में झुलसता रहता है। ऐसा ना हो कि ये बदले की आरज़ू खुद
तो तुम्हारे लिए एक सजा बन जाए। लेकिन उसके दिल में एक ही धुन थी, सो उसने मेरी बातों पर कान न धरा। फिर इसके बाद वो हैदर के फर्जी नाम से रिहाना को खतूत भिजवाने लगी। वो बेचारी सीधी सादी थी, ऐसे पैंतरों से निमटना नहीं जानती थी, लिहाजा शौहर की बदगुमानी के खौफ से वो हर बार ये खतूत छुपा लेती थी, फिर पढ़कर चूल्हे में डाल देती थी। समझ रही थी जो भी ये मजमूम हरकत कर रहा है भला आखिर कुछ दिनों बाद जवाब ना पाकर मायूस हो जाएगा तो इन खतूत का सिलसिला भी खुद ही बंद हो जाएगा। इत्तेफाक ये कि रिहाना से भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अच्छी खातून थी और जल्द ही मेरा खुलूस देखते हुए मुझ पर भरोसा करने लगी थी। इसने मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा कि ऐसा कब तक करोगी, डरो नहीं बल्कि इन खतूत का तस्करा अपने शौहर से कर दो। ये बात उसके इल्म में ले आओ कि कोई तुमको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि गेट पर गिरा हुआ कोई खत उसके हाथ लग जाए। रिहाना ने एक खत मुझे पढ़वाया जिसमें तहरीर था कि तुमने राशिद से शादी करके बेवफाई की है और इस बेवफाई का दर्द अब मुझे बेचैन रखता है। खुदारा जल्दी मिलो वरना मैं तुम्हारे दर पर आकर जान दे दूंगा। फकत तुम्हारा हैदर। मैं भी ये खत पढ़कर परेशान हो गई। समझ में न आता था कि रिहाना को क्या मशवरा दूं और इस मसले का क्या हल निकाला जाए। मुझे यकीन था कि रिहाना बेकसूर और मासूम थी। यकीनन कोई उसका बदतरीन दुश्मन था जो उसका घर उजाड़ना चाहता था। फिर कहीं बार मुझे हुसन आरा का ख्याल आया, लेकिन मैंने इसे अपने जहन से झटक दिया कि उसने जज्बाती होकर इंतकाम वाली बात कही होगी, वरना उस जैसी समझदार और संजीदा लड़की ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुझे मालूम ना था कि वो इंतकाम में अंधी हो चुकी है और रिहाना का घर उजाड़ने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। मैंने मशवरा दिया कि तुम 2-4 खतूत महफूज रखो और मालूम करने की कोशिश करो कि ये कौन है, ये खत कौन बेचता है। शौहर को भी दिखाओ ताकि वो भी इस मामले का खोज लगाने में माउन हो। बेचारी रिहाना ने यही किया। उसने चंद खतूत अपनी अलमारी के सेफ में रखकर अलमारी को ताला लगा दिया ताकि किसी छुट्टी के दिन जब उसके शौहर का मौत खुशगवार होगा तो मुनासिब तरीके से एतमाद में लेकर उससे बात करे और सारी बात बता दे। ये खतूत ऐसे वक्त में कोई घर के अंदर दरवाजे के नीचे से डाल जाता था जब राशिद घर में मौजूद ना होता था। पहला खत उसे मिला तो उसके बाद वो चौकन्नी रहने लगी ताकि हर खत उसके हाथ ही लगे, कोई और ना उठा ले, क्योंकि वो बदनामी से खौफ खाती थी। घर में राशिद और उसके अलावा एक मुलाजिम रहता था। फिर मुलाजमा भी थी जो दोपहर को आ जाती और काम काज से फारिग होकर शाम 5 बजे चली जाती थी। ये दोनों अनपढ़ थे। जो खत या बिल वगैरह होते तो ये लाकर राशिद को ही देते थे। रिहाना इस सिलसिले में इस कदर परेशान थी कि उसने सोचा राशिद को बताने से पहले क्यों ना अपनी कजन से मशवरा ले। नासरा उसकी बचपन की सहेली और राजदार थी। बस वो एक रोज अपनी कजन नासरा के घर चली गई। उसे मालूम था कि राशिद शाम 4 बजे से कबल ऑफिस से घर नहीं लौटता, लिहाजा वो सुबह 11 बजे के करीब घर से निकली थी ताकि किसी तौर इस नागहानी मुसीबत से निजात हासिल करने की तरकीब नासरा से पूछे। शामत आमाल के इस दिन राशिद घर जल्द लौट आया। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो जानता था कि रकम उसकी बीवी के सेफ में मौजूद होती है। आते ही रिहाना को पुकारा। वो घर में होती तो जवाब दी। इसके मुलाजिम लड़के दीनों ने दरियाफ्त किया, पता नहीं बीबी कुछ बता कर नहीं गई। उस लड़के दीनों ने जवाब दिया, ऐसा पहले कभी रिहाना ने नहीं किया था। अगर उसे कहीं जाना होता तो वो जरूर बता कर जाती थी। राशिद परेशान तो हुआ, लेकिन उस वक्त उसने खामोशी इख्तियार कर ली। राशिद ने जब अलमारी को खोलने की कोशिश की तो उसमें ताला लगा हुआ था, जबकि रिहाना की आदत थी कि वो किसी अलमारी या बॉक्स वगैरह को ताला नहीं लगाती थी। बहरहाल झुंझरा कर शौहर ने अलमारी का ताला तोड़ दिया, लेकिन सेफ भी मकफल था। थोड़ी सी तलाश के बाद अलमारी के कपड़ों के नीचे से सेफ की चाबी मिल गई
اور جب سیف کھول کر اس نے رقم کے لیے اندر رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کیا تو ایک چھوٹے سے ڈبے میں وہ خطوط مل گئے جس کے بارے میں گمان بھی نہ تھا کہ ایسی جگہ گویا یہ ایٹم بم محفوظ رکھے گئے ہیں۔ راشد جو خط پڑھتا جاتا تھا اس کا دماغ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ بیوی کے یوں گھر سے جانے اور الماری کو تالا لگانے کا کیا مطلب نکلتا ہے، اور تبھی وہ دفتر کو واپس نہ گیا اور گھر بیٹھ کر ریحانہ کا انتظار کرنے لگا۔ ریحانہ گھر آئی تو شوہر کو منتظر پایا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی کیونکہ جب کہیں جاتی ہمیشہ شوہر سے اجازت لیتی تھی اور آج بن بتلائے غائب تھی تو خسیانی سی ہو رہی تھی، جبکہ راشد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک شفاف فیصلہ مترشی تھا۔ مل آئی حیدر صاحب سے؟ یہ جملہ سن کر ریحانہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنی صفائی میں زبان کھولتی راشد نے خطوط اس کے سامنے کر دیے اور پوچھا، یہ کس کے محبت نامے آتے ہیں تمہارے نام، اور کب سے آ رہے ہیں؟ کب سے میری آنکھوں میں دھول چوک رہی ہو؟ ریحانہ رونے لگی۔ اب کچھ کہتی بھی تو راشد کو کیسے یقین آتا، لب کھولنے چاہے تبھی اس نے کہا، بس اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے تم آزاد ہو، جب چاہو ان حیدر صاحب سے بیاہ رچا سکتی ہو جس کی تم محبوبہ ہو۔ اپنی ریحانہ نے لاکھ سر پٹخا مگر راشد نے ایک نہ سنی اور کھڑے کھڑے اسے گھر سے نکال دیا۔ ان دنوں وہ ماں بننے والی تو راشد نے اس کے ہونے والے بچے کو بھی مشکوک قرار دے دیا۔ شوہر کا اعتبار کھو کر وہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ گھر سے نکلی تو اس قدر حواس باختہ تھی کہ سڑک عبور کرتے ہوئے وہ تیزی سے گزرتی ٹریفک کے بیچ پھنس کر ایک برق رفتار گاڑی کے زرد میں آ گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ لوگوں نے اسپتال پہنچایا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی اور بے ہوشی کے عالم میں ہی انتقال کر گئی۔ جب حادثے کی خبر اسپتال سے راشد کو ملی تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ اسپتال پہنچا مگر زندگی ہار چکی ریحانہ نے ہمیشہ کے لیے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ اسے ریحانہ کی آہوزاری تڑپاتی تھی۔ سوچتا تھا کاش بیوی کی بات سن لیتا، لیکن راشد کی ناراضگی بھی بے جا نہ تھی۔ اسے اس بات کا بے حد صدمہ تھا کہ ریحانہ نے وہ خطوط اس قدر سنبھال کر کیوں رکھے۔ جانتا تھا ریحانہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بغیر جی نہ سکے گی، لیکن یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں نہ تھی کہ موت یوں آنن فانن اسے اچک لے گی۔ ریحانہ کی وفات کے سال بھر بعد بالآخر حسن آرا نے راشد سے ملاقات کی اور اس نے بتایا کہ تمہاری بیوی بے قصور تھی، اسے وہ خطوط میں کسی سے لکھوا کر بھجواتی تھی اسے ہراساں کرنے کے لیے اور تمہارا سکون اجاڑنے کی خاطر۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ اس کھیل میں جان سے چلی جائے گی۔ اب تو حسن آرا بھی پشیمان تھی اور راشد کی تو بری حالت تھی۔ اپنی پیاری اور باوفا بیوی کو جلد بازی میں گھر سے نکال کر جو ستم اس نے توڑا تھا اس کا ازالہ کیوں کر ممکن تھا؟ وہ بیچاری تو جان سے گزر کر وفا کے امتحان میں پوری اتر گئی تھی مگر راشد کے دل پر نہ مٹنے والا گھاؤ لگا گئی تھی۔ حسن آرا نے راشد سے بہت معافیاں مانگی، پاؤں بھی پڑے، پرانی محبت کے واسطے دیے وعدے یاد دلائے جو راشد نے اس سے کیے تھے، التجا کی کہ اب مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے دل کے سب غموں کو بھلا دوں گی، ہر طرح سے سکون دوں گی، تم کو حاصل کرنے کی آرزو نے مجھے پاگل کر دیا تھا، اب مجھے اپنا لو، پہلے بے وفائی بھی تو تم نے ہی کی تھی۔ لیکن اب راشد پر اس کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے حسن آرا کی جانب سے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بددعا دی، خدا تم کو تمہاری صحت اور حسن سے محروم کر دے، جس طرح تم نے بے قصور ریحانہ کو ہراساں کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ریحانہ کے مرنے کا دکھ صرف راشد کو ہی نہیں ہم سب کو تھا۔ حسن آرا بھی افسردہ تھی کہ انتقام کی روح میں بہہ کر اس نے کتنی بڑی خطا کی ہے اور اب وہ بھی خوش نہ تھی۔ راشد نے اسے ایک بار پھر سے ٹھکرا دیا تھا، اس کا اشو غمزہ نخرہ کچھ بھی کام نہ آیا، اسی نے خود مجھے بھی حقیقت حال سے آگاہ کیا تھا۔ حسن آرا آج بھی زندہ ہے مگر مردوں سے بدتر ہے۔ اب وہ کینسر کی مریضہ ہے اور زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے اس کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ آج وہ قدرت کے انتقام کی دھیمی دھیمی آنچ میں گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی ہے
اور جب تک اس کے بدن سے سانس کی ڈور باقی ہے وہ یوں ہی سلگتی رہے گی یہاں تک کہ حیاتی کا آخری لمحہ نہ آ جائے۔ یا اللہ ایسی خطاؤں سے سب کو بچائے جو کسی معصوم کی جان لے لیتی ہے۔ یہ سچ ہے انتقام کی آگ بری ہوتی ہے، اس سے لاکھ ہمدردی رکھنے کے باوجود آج اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کاش وہ پہلے دن سے میرے سمجھانے بجھانے پر دھیان دیتی تو معصوم ریحانہ کی جان لینے کا عذاب اس کی گردن پر نہ آتا۔